हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। आज हमारे साथ में है BYD E-MAX 7। नाउ दिस इज द रिसेंटली लॉन्च BYD E-MAX 7 और इससे पहले जो आया करती थी वो प्री फेसलिफ्ट थी, यानी कि थोड़ा आउटडेटेड हो चुकी थी। अब इसके अंदर बदलाव बहुत सारे आए हैं एंड इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एन MPV इन अ सेगमेंट जो 30 लाख के आसपास आता हो, दिस कैन बी योर न्यू बाय। अब इसके बारे में बात करते हैं, इन एंड आउट जानते हैं इस गाड़ी के बारे में एंड कैसे दिस इज अ बेटर ऑल्टरनेट ऑफ इनोवा हाई क्रॉस, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे एंड कैसे ये कमांड कर सकती है इंडियन मार्केट में। हालांकि अभी तक हमने BYD को जो है वो देखा है, E-MAX 7 को स्पेशली, कि वो अभी कमर्शियल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा चलती हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ में उन्होंने टाई अप किया और कमर्शियल में आप ज़्यादा देखोगे, इंटरसिटी जो है वो होते हुए ज़्यादा देखोगे, तो वहाँ पर ये जनरली आप देखोगे कमर्शियल में। और फैमिली कार ये बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। वैसे थैंक्स टू लैंडमार्क BYD जिन्होंने ये गाड़ी जो है वो हमें दी है फॉर द रिव्यू पार्ट। आपको अगर कोई भी टेस्ट ड्राइव या कोई भी इंक्वायरी है, जाननी है BYD E-MAX 7 से रिलेटेड या कोई भी गाड़ी से रिलेटेड जो BYD की हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स दी गई हैं, आप जाके उनको कॉल जरूर कर सकते हो। तो स्ट्रेट अवे सबसे पहले तो ड्राइव पे चलते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। क्योंकि फिलहाल तो हमने वॉक अराउंड बहुत सारे देखे हैं, हमने इसके लॉन्च कवर किया था और तब भी हमने वॉक अराउंड ही किया था, तो वो तमाम चीजें तो आपको पता है इसके अंदर क्या आती है, क्या प्राइसेस है, कितने वेरियंट्स हैं, कितने कलर ऑप्शन है। तो पहले ड्राइव पे चलते हैं। और गाइस, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं BYD की E-MAX 7। अब E-MAX 7 का जो है वो एक फेसलिफ्ट अवतार है, नया अवतार है, जैसे हम बता रहे थे आपको। तो ये है इसकी चाबी, और यहाँ पर अगर आप चाबी पे देखोगे तो 3-4 बटन है, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का भी बटन यहीं पे दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको ये रिसाइकिल बटन, दैट मीन्स कि आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो आप इससे स्टार्ट करोगे और एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो उन चीज़ों के लिए ये बटन दिया गया है। एनीवे, अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले इसका जो है गियर लीवर दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके का छोटा सा नॉब है, क्यूट सा लगता है। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, नीचे भी जो है सैटिन फिनिश ऑफर की गई है। अनलॉक का बटन राइट साइड में ऑफर किया गया है, तो अनलॉक दबा के इसको स्ट्रेट अवे डी मोड पे डाल लेते हैं। अब डी मोड के बाद भी जो है वो ड्राइव मोड्स आते हैं, जिनमें से इको मोड है, और इको मोड के बाद में आता है नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। अब इन तीनों मोड्स में ही जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो रेंज कैसे कंट्रोल करना है, या तो आप स्टैंडर्ड रखो, वो इको में भी उतना ही दिखाई देगा, वो स्पोर्ट में भी उतना ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको डायनामिक पे स्विच कर दे तो ये सारा जो है वो कंट्रोल होगा इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही। तो डायनामिक पे आपको रियल लाइफ रेंज दिखाएगा कि वो अब इतनी क्षमता है, अब इतने किलोमीटर जो चलेगी। फॉर एग्जाम्पल वो स्पोर्ट्स में 10-15 किलोमीटर कम दिखाएगा, इको में ऑब्वियसली फिर ज्यादा दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी ये गाड़ी जो है वो आपको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाएगा, आपका IQ टेस्ट करती रहेगी टाइम टू टाइम की। आपका पेशेंस भी हालांकि टेस्ट होगा इस दौरान, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं ना, तो पहला टाइम हमें जो है वो उसको जानने में, समझने में लगता है। अब इस गाड़ी को थॉरोली टेस्ट करने में हमें 1-1.5 घंटा लग चुका है ऑलरेडी। यार, अब आपको इसके पहले ड्राइव इंप्रेशन बताएंगे, फिर इसके इंटीरियर्स में क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका स्टीयरिंग से। इसका जो स्टीयरिंग है वो मुझे एक कंप्लीट केमिस्ट्री लगता है, जैसे कि वो इट इज एन एमेलगम ऑफ बोथ हार्ड, कब उसको हार्ड होना, तो जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाओगे वो हार्ड होता चला जाता है, जैसे आप स्पीड को रिड्यूस करोगे वो सॉफ्ट होता हुआ चला जाता है। इनफैक्ट आप इसके स्टीयरिंग को जो है वो असिस्ट कर सकते हो थ्रू दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहीं पर जो है वो कंट्रोल सारे दिए गए हैं। 2 मोड्स हैं उसमें, स्पोर्ट्स मोड और एक और रेगुलर मोड। हाँ, कंफर्टेबल मोड है उसका नाम। कंफर्टेबल मोड पे ये ज्यादातर सॉफ्ट ही नजर आएगा।
और जब आप स्पोर्ट्स मोड पे डालोगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी चलती है तेज, और ओवर स्टीयर ना हो जाए गाड़ी ऐसा ना हो कि हल्का सा आप स्टीयर कर रहे हो और वो बहुत ज्यादा कट जाए और एक अलग ही डायरेक्शनल फॉलो कर ले, तो ओवर स्टीयर ना हो जाए, इसलिए स्पोर्ट्स मोड को जो है वो हमेशा हार्डर एंड पे रखा जाता है। हालांकि जब आप इसका स्पोर्ट्स मोड भी चलाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ईपीएस जो है वो फील ही ना हो, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग फील ही ना हो, वो कंप्लीटली फील होगा, वो हाइड्रोलिक जैसा नजर नहीं आएगा, या फिर मैं कहूँ कि कमर्शियल व्हीकल जैसा जो है वो नजर नहीं आएगा। इसके स्टीयरिंग के कुछ फीडबैक्स मेरे को नजर आ रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। एक तो एर्गोनॉमिकली वाइज ये काफी अच्छा डिजाइन किया गया है, इसके सारे बटन्स यहीं पर ऑफर कर दिए गए हैं। इनफैक्ट क्योंकि वो लोग परेशान होंगे जिनको बार बार जो है वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से एयर कंडीशनिंग यूनिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो एक कंफ्यूजन बनती है जब आप गाड़ी को चलाते हो, तो डाइवर्ट होता है आपका दिमाग, आप यहाँ पर जो है अपना दिमाग फोकस कर देते हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दिया गया जो कंट्रोल है ना, इससे आप इसके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हो। तो यहीं पर आपकी स्क्रीन पे सारी चीजें, टेम्परेचर एज वेल एज ब्लोअर की स्पीड, ये दोनों चीजें यहीं से एक्सेसिबल है। तो टू वे एक्सेस है यहाँ पर, या तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से एक्सेस करो या फिर आप स्टीयरिंग कंट्रोल से जो है वो एक्सेस करो। हालांकि इसका स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं है जितना हमने एमजी विंडसर का पाया, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसको समझने में या उसको स्टडी करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर एडेप्टेशन इज अ स्टेज, जब आप अडेप्ट करोगे उसको धीरे धीरे करके 10-15 दिन में आप उस एडेप्टेशन स्टेज में पहुंच जाओगे। अच्छा, स्टीयरिंग का अच्छी बात यह है कि ये कहीं से भी आपके थाई वगैरह पे जो है वो टच नहीं होगा। आप इसको टू एक्सेस भी कर सकते हो, या तो टेलीस्कोपिकली, तो 2 डायरेक्शन टू एंड फ्रो, एंड ऊपर और नीचे। तो इसका जो डिजाइन है वो फ्लैट बॉटम रखा गया है, एंड बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा एमजी हेक्टर में या सफारी में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े स्टीयरिंग व्हील है, उनको पकड़ने में भी थोड़ा सा आपको एफर्ट चाहिए, ऊपर से वो थोड़े हार्डर एंड पर भी हैं। तो यहाँ पर वो नहीं है, एकदम सोफिस्टिकेटेड सा स्टीयरिंग व्हील मुझे ये लगता है। हाँ, यहाँ पर शॉर्ट हॉकिंग की प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि अगर मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, उस हिसाब से मेरे हाथ वगैरह जो डिसेंटली बड़े हैं। अगर आप 5 फुट 4 इंच 3 इंच या आपके घर में कोई और गाड़ी चला रहा है तो आपको ना शॉर्ट हॉकिंग की प्रॉब्लम होगी, आपको हाथ या तो उठाना पड़ेगा कंप्लीटली हॉर्न एक्सेस करने के लिए, या फिर यहीं से जब आप थंब के थ्रू ज्यादा पुश आपको लगाना पड़ेगा। तो वो चीज मुझे नजर आई। हालांकि इसकी हॉर्न की जो पिच है वो काफी अच्छी है। जब आप इस गाड़ी को सड़कों पे लेके उतरोगे ना, तो ऐसा कोई बहुत ही अलग सा डिजाइन नहीं है, ऐसा कार्निवल जैसा डिजाइन नहीं है, बट इसका डिजाइन फेसलिफ्ट हुआ है तो फ्रेश लगती है ये। तो रोड प्रेजेंस इंप्रूव हुई है डेफिनेटली, क्योंकि वो अब आउटडेटेड हो गई है पुराने वाली E-Max 7, और ये अब आप जब सड़कों पे लेके उतरोगे तो कुछ नया प्रोडक्ट नजर आएगा। तो हालांकि अभी 1-1.5 साल 2 साल तक तो जो डिजाइन है वो काफी अपीलिंग नजर आएगा, लेकिन जैसे ये डेट करने लगेगी तो टाइमलेस डिजाइन इसको नहीं कह सकते। तो एमपीवीज का जनरली आप डिजाइन देखोगे, जैसे अर्टिगा है या इनोवा है, उनमें टाइमलेस डिजाइन जनरली नहीं आता है अनटिल अनलेस आप किया के पास जाओ। किया की कार्निवल आज भी आपको जो है वो बहुत बेहतरीन रोड प्रेजेंस देती है, पुराने वाली भी 34-35 लाख के आसपास जो है वो लॉन्च हुई थी। वो एमपीवी एक ऐसा है जिसके पास में एक्चुअली एक ऐसा डिजाइन है जो 10-15 साल तक भी आउटडेट ना हो। अभी फिलहाल जो किया कार्निवल आई है उसका डिजाइन तो कमेंडेबल है एक्चुअली में, और वो है भी बहुत ज्यादा टेक सेवी। आप उसके लुक्स, रोड प्रेजेंस एंड डेमोग्राफिक्स को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार वो सच में अलग बनाएगी ये। यहाँ पर हालांकि डिजाइन को लेके वो अपील मैं अभी नहीं कह सकता। इसके अंदर जो मोटर सेट लगा हुआ है ना, वो ऐसा कोई वोकल नहीं है, जनरली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वोकल देखते भी नहीं हो, लेकिन इसके अंदर ना आवाज दिया गया है। ये वही वॉइस असिस्टेंस है जो आपने कर्व के अंदर भी देखा, कर्व ईवी के अंदर भी देखा, तो छोटा सा स्पीकर लगा होता है और वो आवाज करता है जब आप इनिशियल स्पीड पे होते हो, 20, 25, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होते हो। तो यहाँ पर भी है, बट हम जब उसको एक्सेस कर रहे थे तो बहुत ज्यादा आवाज नहीं थी उसके अंदर। मुझे उम्मीद कम है कि पेडेस्ट्रियन भी उसको सुन पाएंगे, तो काफी कम थी। हालांकि हमने एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दोनों करके देख लिया, ऐसा नहीं तो नहीं है कि वो एक्टिवेट ही ना हो, हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम से उसको एक्सेस करके भी देखा था, तो कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आया और कुछ ऐसी वोकल्स जो है वो हमें नजर नहीं आई। ये मोटर जो है 201 bhp के आसपास पावर प्रोड्यूस करती है, 310 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके साथ में जुड़ा हुआ है 71.8, आई थिंक, हाँ 71 टू बी प्रिसाइज, 72 कह सकते हैं, 72 किलोवाट आवर की बैटरी पैक इसके साथ में लगा हुआ है, जो उसको 530 किलोमीटर की एमआईडीसी रेंज देने में सक्षम है। हालांकि इन रियल लाइफ अगर हम देखें, अगर आप हार्श कंडीशन या फिर हमेशा आपका एचवीएसी यूनिट जो है वो टर्न ऑन भी रहेगा, तब भी मुझे उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं 420 से 450 किलोमीटर के आसपास की रेंज
दे सकती है। हमने एटो 3 देखी है, इससे पहले BYD E-Max 7 जब आई थी, जब शुरू में हमने वो चलाई थी, एंड इनफैक्ट सील, इन तीनों के साथ में कभी भी जो है रेंज को लेके इशू नहीं हुआ है। ऐसा नहीं नजर आया कि जैसे टाटा ने जनरली, जब आप टाटा नेक्सॉन देखते हो, जब वो शुरू में आई थी तो क्लेम्ड रेंज और रियल लाइफ रेंज में जो है वो जमीन आसमान का अंतर था, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस फैक्ट को। यहाँ पर हालांकि BYD बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर हैं ये दुनिया के, टेस्ला से ऊपर जो है इसके नंबर्स अभी फिलहाल हैं, और सेल्स नंबर्स नहीं कह रहा हूँ मैं, और क्वालिटी इश्यूज इनके पास में है नहीं, और क्वालिटी के मामले में ये ब्लेड टेक्नोलॉजी को इन्होंने इन्वेंट किया धीरे धीरे, मेरे ख्याल में अभी तो पेटेंट करा लिया है, और इसी वजह से और कंपनीज जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो सेफ्टी, क्वालिटी एंड ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं। तो अगर हम रियल लाइफ रेंज के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि 450 के आसपास कहीं ना कहीं होनी चाहिए, बट मैंने आपको फिर भी ब्रैकेट दे दिया है। अगर आप तपती धूप में इसको चला रहे हो, एयर कंडीशन यूनिट को जो है वो ऑन रख रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए, या फुल ब्लास्ट पे जो है उसको चला रहे हो, तो डेफिनेटली हम रेंज को जो है वो ड्रॉप होते हुए देखते हैं। बट वो भी मैं कहीं ना कहीं 400 लेके 450 किलोमीटर के आसपास ही देखता हूँ, यही ब्रैकेट मुझे फील हो पा रहा है जिस हिसाब से अभी चल रही है। अभी 412 किलोमीटर की रेंज जो है वो शो कर रही है, एंड 87% जो है वो फिलहाल दिखा रही है अभी। हालांकि मुझे लगता है कि उम्मीद मुझे ये है कि मैं 12-13 किलोमीटर को ऑलरेडी चला चुका था टेस्ट करने से पहले, और अभी कुछ ऐसे ही फिगर जो है मेरे सामने आ रहे हैं। तो ये मोटर हालांकि बहुत अच्छी है, रेव फ्रेंडली है। जैसे कि मैं इसको अभी स्पोर्ट्स मोड पे चला रहा हूँ तो बहुत जल्दी पिक कर लेती है। अच्छी बात पता है क्या है, अगर मेरे को 0 to 100 करना है तो आप इसके स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट करो, यहाँ से जो है वो ट्रैक मोड ऑन हो जाता है, और जैसे ही आपने ट्रैक मोड ऑन किया ना तो 0 to 50, 0 to 100 अचीव करने में आपको कितना टाइम लगा, या लास्ट के रिकॉर्ड्स भी जो है वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये MID आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको करता हूँ 0 पे, यहाँ से मैंने इसका ट्रैक मोड ऑन किया और मुझे लॉन्ग प्रेस करना होगा। ऑब्वियसली मेरे पास में ऐसी रोड नहीं है कि मैं इसको 100 तक टेस्ट कर पाऊँ, लेकिन 0 to 50 किलोमीटर अचीव करने में कितना लगा वो देखते हैं। देयर यू गो, 3, 2, 1। सो फिलहाल अगर आप रीडिंग्स देखोगे ना तो 3.3 सेकंड्स की 0 to 50 अचीव करने में मुझे लगे हैं, और इसका रीजन ये भी है कि पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं और लगेज वगैरह जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस था। अगर मैं रोड नॉइज के बारे में बात करूँ तो वो इनिशियल स्पीड से ही गाड़ी के अंदर विजिबल है, मतलब अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो विंड नॉइज मुझे समझ में आता है। अब ऑब्वियसली जब आप ईवीज को आइस से कंपेयर करते हो ना तो आइस में जो है वो कंपेरेटिवली विंड नॉइज कम होती है, और उसका रीजन ये है कि जब आप इंजन सोर्स गाड़ियां चलाते हो तो इंजन की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि विंड नॉइज 80-90 किलोमीटर के बाद में आपको इंट्रोड्यूस होती हुई नजर आती है कैबिन के अंदर। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, और हम उम्मीद हर एक मैन्युफैक्चरर से यही करते हैं कि यार बेहतर से बेहतर इंसुलेशन हो। यहाँ पर आपको इनिशियल स्टेज से ही जो है वो गाड़ी के अंदर विंड नॉइज एंड टायर नॉइज दोनों ही जो है सुनाई देती हैं। बट थैंक्स टू BYD कि उन्होंने इतने अच्छे से कंट्रोल किया है कि ये जो आवाज़ है वो आधी तो है लेकिन ये इरिटेट नहीं करती है, आपके कानों को चुभती नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। और जब आप तकरीबन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अचीव कर लेते हो उसके बाद में आपको जो है वो ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाती हैं। बट ऑब्वियसली उसको आप काउंटर कैसे कर सकते हो, म्यूजिक प्लेयर की आवाज़ बढ़ा के या बातें करके गाड़ी के अंदर, तो वो इरिटेटिंग नहीं है। तब भी अगर आप 100 से ऊपर भी चलते हो तो उसमें कोई समस्या है नहीं। जब आप इसके स्पोर्ट्स मोड में रहते हो ना तो हमेशा फन टू ड्राइव एलिमेंट बना रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आप इको मोड पे उसको मिस करोगे। तो यहाँ से अगर मैं इको मोड एक्टिवेट भी करता हूँ, देयर यू गो, अभी ये इको मोड भी है, तो सफिशिएंट पावर जो है वो हमेशा मेरे फुट पेडल पे रहती है। जैसे मैं थ्रॉटल को रिस्पॉन्स देता हूँ, जैसे जैसे मैं उस थ्रॉटल को दबाता हूँ ना तुरंत आपको महसूस होगा कि भाई क्या फिनोमिनल गाड़ी है, मतलब मजा आता है इसको इको मोड में भी रेव करने में। तो ऐसा नहीं है कि आप इको मोड पे जो है वो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को मिस करोगे, वो वहां पर भी बरकरार रहता है। स्पेशली इको एंड नॉर्मल में या नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, 19-20 का ही अंतर है, और बस थोड़ा सा डिले कर देता है वो पिक को ना। गाइस अब जरा व्यू के बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट का जो व्यू है ना, बहुत बड़ी विंडशील्ड है, एरिया बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ अगर आप ये ए पिलर देखोगे तो ये ब्रॉड तो है लेकिन इसके साथ में क्वार्टर मिरर जो हम पीछे भी देखते हैं, इस तरीके का मिरर आप फ्रंट पैनल पे यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हुए देखोगे। अब ये ब्लाइंड स्पॉट का कारण नहीं बनता, जब आप सड़कों पे चलते हो, सिटी में चलते हो, तो आपको कभी भी ब्लाइंड स्पॉट नजर नहीं आएगा। 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, वो काफी कमाल का काम करते हैं, और वो होने की वजह से आपको कभी भी किसी
सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चाहिए नहीं कि कोई भी जो है पैसेंजर साइड बैठा रहे और मेरे को गाइड करता रहे। तो आप कॉम्प्लेक्स जगहों से भी अगर निकल रहे हो, मार्केट प्लेस में भी निकल रहे हो, तो ये हमेशा हेल्प करेगा। IRVM से हालांकि थोड़ी सी मुझे शिकायत है, क्योंकि इसके अंदर मैनुअल दिया गया है, कोई भी सीमलेस डिजाइन नहीं है ऑफर, और ये हार्ड प्लास्टिक का ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा प्रीमियम कैरेक्टर को जो है वो रिड्यूस जरूर कर रहा है यहाँ पे। हालांकि बाकी एर्गोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सारे हाथ के आसपास ही है, तो कुछ भी चीज आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये जितने भी कंट्रोल पैनल है यहाँ से जो है वो चीजें एक्सेसिबल हैं। स्टीयरिंग पे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो एक्सेसिबल हैं। और जो इसका टर्न इंडिकेटर, हालांकि अगर आप लेन इंडिकेट कर रहे हो तो 3 बार जो है वो ब्लिंक करती है ये, और टर्न इंडिकेटर पे तो अनलिमिटेड, जब तक आप स्टीयरिंग को कट नहीं कर दो। इस तरफ जो है वो आपके पास में वाइपर के कंट्रोल्स हैं, रियर के भी फ्रंट के भी, एंड ऑटोमेटिक लाइट्स इसके अंदर आती हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको ऑटो पे हमेशा सेट करके रखो। जब आप ऑटो पे सेट करोगे, धीरे धीरे जैसे ही रोशनी कम होने लगेगी वैसे ही जो है, या अंडरपास पे भी, अंडर टनल में भी, टनल के अंदर अगर आप जा रहे हो तब भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि जैसी लाइट एक्टिवेट होती है ना, तो जितनी भी लाइट्स अंदर की लाइट्स है, इल्यूमिनेशन है, वो सारी डिम हो जाती है। वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी डिम होती है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी डिम होती है। तो चौंध नहीं डालती है अचानक से, जो है वो आंखों पे इरिटेट नहीं करती, वो चीज मुझे अच्छी लगती है। एयर कंडीशनिंग यूनिट काफी अच्छी है इसकी, बहुत अच्छे से चिल करती है। ब्लोवर की स्पीड हो या बाकी सारी चीजें कंट्रोल्स हो वो यहीं पे दिए गए हैं, तो आप इन ब्लोवर को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। काफी अच्छी आवाज प्रोड्यूस करते हैं, देखना अभी तो पता चल जाता है कब बंद हो गया ब्लोवर और कब खुला है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो अटेंशन टू डिटेल काफ़ी जगह है, जैसे कि बिल्ड योर ड्रीम्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो फॉग क्लियर के लिए यहाँ पे वेंट्स दिए जाते हैं, वो यहाँ पर डोर के ऊपर जो है वो वाइज किए गए हैं। इस तरफ भी आप देखोगे, इसका सेपरेट से जो है वो इधर AC वेंट दिया गया है, वो यहाँ पर माउंट नहीं किए गए। जनरली जितनी भी गाड़ी है जहाँ पर जिसमें यहाँ पर दिए जाते हैं, वो कुछ यूज़ के होते नहीं है, उनका कंट्रोल आउट ऑफ रीच हो जाता है यहाँ से, और फिर ORVM के ऊपर या फिर इस वाले पैनल पे जो है वो जनरली आप मिस्ट या फॉग जो है वो जमते हुए देखते हो। तो यहीं पे दिया गया, ये अच्छी चीज है। मतलब क्वालिटी वाइज जो है वो कॉम्प्रोमाइज कहीं किया नहीं गया। मुझे ऐसा उम्मीद है कि जब आप इतना पैसा पे करोगे तो किसी भी चीज से डिससेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको हमेशा लगेगा कि यार जितना पैसा मैंने दिया है ना इस गाड़ी को खरीदने के लिए, जस्टिफाइबल है, कहीं से भी कमी नजर नहीं आती मुझे। और पैटर्न देखो, इस तरीके का पैटर्न है यहाँ पे, प्लास्टिक क्वालिटी हो, मटेरियल क्वालिटी हो, यहाँ पर हल्का सॉफ्ट टच का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो लेदरेट टच है। तो ये तमाम जगह ऐसा लगता है कि हाँ किसी अच्छी ब्रांड से आपने गाड़ी खरीदी है, दिस इज फॉर श्योर। बाकी तो छोटी मोटी चीजें जो है वो जरूर मिसिंग रहती है हर एक गाड़ी में, इसमें भी है। सस्पेंशन सेटअप आर नाइसली ट्यून्ड, और आप अगर हाईवे पे चल रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि यार बहुत स्टेबल है गाड़ी। मतलब मजा आता है आपको उसको रेव करते टाइम, आपको कहीं से भी अंडर कॉन्फिडेंट आप महसूस नहीं करते हो। आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा भाई मैं कौन सी गाड़ी उठा के ले आया हूं। जैसे अर्टिगा वगैरह में आप बॉडी रोल समस्या जो है उसके अंदर ज्यादा है, यहाँ पर कंट्रोल्ड रहते हैं बॉडी रोल। डेफिनेटली इट इज एन SUV, और वो बॉडी रोल जो है वो हमेशा परसिस्ट करती हैं। मोनोकॉक चैसी है, सो इज इनोवा हाई क्रॉस, नाउ क्रिस्टा जो है वो लेटर ऑन फ्रेम में आया करती थी। तो आपके पास में जो बॉडी रोल होती है ना, वो आपको ज्यादा महसूस नहीं होती मोनोकॉक चैसी में स्पेशली। जैसे राउंड द कॉर्नर है, मुझे हल्का फुल्का लगेगा गाड़ी जो है वो अनस्टेबल हो रही है, और वो बॉडी रोल का रीजन ही है, उसके पीछे और कोई रीजन है ही नहीं। तो ये चीजें जो है वो मुझे काफी सटल लगी इस गाड़ी में। बाकी तो चलने में मक्खन है भाई। सस्पेंशन सेटअप जैसे मैंने आपको बताया बढ़िया है, मतलब कहीं ऐसे खड्डेदार सड़कों पे भी लेके जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो सस्पेंशन का ट्रेवल है वो काफी मतलब सफिशिएंट है। और इसके अंदर इस्तेमाल किए गए मैकफर्सन स्टड्स एंड टॉर्शन बीम रियर में। एंड मैकफर्सन स्टड्स एंड टॉर्शन बीम जनरली जो है वो बजटेड गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। जब आप 25-30 लाख रुपए से ऊपर चले जाते हो तो तब आपको जो है डबल विशबोन सस्पेंशन, क्योंकि वो गाड़ियां जो है वो बड़ी होने लगती हैं। तो गाइज इसके ड्राइव इंप्रेशन कुछ इस तरीके से थे। अभी कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसके इंटीरियर्स में बात करेंगे, और BYD को थोड़ा सा और जज करने की कोशिश करते हैं कि वो इंडिया में करना क्या चाहते हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू को कितना ज्यादा वो फोकस्ड है। क्योंकि अभी तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं वो, और इंपोर्ट होने की वजह से गाड़ियां थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल जिस हिसाब से वो गाड़ियां बना रहे हैं ना, तो मुझे समझ में यही आ रहा है कि यार बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन तो नहीं कह सकते, बट ऑब्वियसली इंपोर्ट होने की वजह से, टैक्सेस ज्यादा लगने की वजह से प्राइसेस थोड़े से, नॉमिनल प्राइसेस थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी आर एट पार, मतलब उसमें तो कोई डाउट नहीं है। BYD सील भी जो है वो काफी ज्यादा बिक रही है, अभी भी 51-52 लाख रुपए के आसपास जो है वो ऑन रोड पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट RTO यू आर पेइंग। और चलो फिलहाल इंटीरियर्स में चलते हैं, इसकी क्वालिटी चेक करते हैं क्या क्या आपको ऑफर कर रही है BYD। सो गाइस ड्राइव पे हमने पाया कि ये एक परफेक्ट
एमपीवी बनेगी उन लोगों के लिए जिनको कंफर्ट बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए भी इनफैक्ट जो हमेशा टेक सेवी रहना चाहते हैं या अपने फैमिली को एक सेफ ड्राइव देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं इसके इंटीरियर चेक करते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन है इसके इंटीरियर्स में वो भी जानेंगे। गाइस इसके जो इंटीरियर्स हैं वो आपको अल्ट्रा लग्जूरियस तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जैसे यहाँ पे वुडन फिनिश है, सैटिन फिनिश दी गई है और प्लास्टिक क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश पे ज़रूर मैं बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता हूँ BYD को। कहीं से भी एक्स्ट्रा पैनल जो है वो इरेगुलर शेप में नहीं है, तो वो ज़रूर मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फिट एंड फिनिश वहाँ पर अच्छा काम किया गया है और वो नज़र आता है। तो जितना पेनी आप देते हो खरीदने के लिए उतना आपको मिलता भी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली इंटीरियर्स में मुझे लगता है अच्छा काम किया गया है। इसके स्टीयरिंग पे ना एक 360 डिग्री कैमरे का शॉर्टकट दिया गया है, तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये पूरी स्क्रीन जो है वो फ्लिप हो जाएगी। अब इससे एडवांटेज क्या मुझे मिला कि मेरे पास में व्यू 3 एंगल में अब आ चुके हैं। पहले 2 ही एंगल में डिवाइडेड थे, बट अब 3 एंगल पे जो है वो व्यू यहाँ पर मुझे मिलने लगा है। एंड अभी ये टैबलेट की फॉर्म में भी आ चुका है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन तो दिया गया है, बट वो थोड़ा फास्ट भी है डेफिनेटली। और एक चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी कि वो ओवरहीट नहीं करता, अनलाइक अदर फास्ट चार्जर्स जो इस सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पे फ़ोन होल्डर तो है, लेकिन इसके अंदर फ़ोन जो है वो ईजिली फिट नहीं हो पाता, तो आप देखोगे हल्का सा शॉर्ट पड़ जाता है ये। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये 3 या 4 mm और लंबा होता तो यहाँ पे बड़े फ़ोन्स भी ईजिली आ पाते। मेरा ये 14+ है, तो ये तो फिलहाल नहीं फिट हो पाता इसमें अच्छे तरीके से। अभी जो ग्लव बॉक्स है ना, इसका ऑपरेशन देखना बहुत सीमलेस है, बहुत धीरे धीरे करके आता है, अचानक से नहीं लग जाता। और कोई भी यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स आई थिंक नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा स्लॉट मुझे नज़र नहीं आ रहा जिससे पता चल सके कि कूल्ड ग्लव बॉक्स इसके अंदर हो, तो वो एक ड्रॉबैक मुझे लग रहा है। बाकी इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ये जो पैनल आप देख रहे हो ना, ये इल्यूमिनेशन कंट्रोल के पैनल है या लाइट कंट्रोल का पैनल है। तो आप अलग अलग मोड्स देखो, ये जनरल है काफ़ी, आप समझदार हो तो एक ही बार में समझ जाओगे कौन सा बटन किस चीज़ के लिए है। और यहाँ पे सनशेड को वापस डालने के लिए या सनरूफ को वापस डालने के लिए। और जो इसके अंदर सनरूफ आता है वो उसको मून रूफ कहना ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज वो ऑपरेशनल नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर उसको बाइफरकेट होते हुए नहीं देखते हो और वो ओपन भी नहीं होता। तो एक ही छत है, यानी कि एक ही रूफ है, और उस पूरी रूफ को आप केवल सनशेड से कवर या अनकवर कर सकते हो। गाइस BYD E-MAX 7 में ना इलेक्ट्रिक बूट आती है, तो आप एक बटन दबाओ और वो खुल जाती है, बट वो कितने एंगल तक खुलनी है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी 100% दैट मीन्स वो पूरी खुलेगी, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ केवल 55%, दैट मीन्स कि वो एक टाइम के बाद में आके रुक जाएगी। आओ इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो अब देखो, मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा ना, ये एक टाइम के तक तो खुलेगी, उसके बाद रुक जाएगी। सो दिस इज द 55%। अब इसका एडवांटेज कहाँ पर है, आप जब भी आपके घर में अगर कॉम्प्लेक्स जगह वहाँ पर पार्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ऊपर छत है वो उसमें टच ना हो जाए, तो आप इस तरीके से इसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। एंड दिस इज अ गुड पार्ट। अब बूट खोलने के वैसे तो मल्टीपल तरीके हैं, आप 2 बार इसको क्लिक करोगे तो बूट खुल जाएगी, या फिर आपके पास में एक फिजिकल बटन भी दिया गया है, यहाँ से लॉक एंड अनलॉक दोनों हो जाती है। गाइस यहाँ पर जो ये हेडलाइट यूनिट आप देख रहे हो ना, बहुत ही स्लीक है ये। 3 प्रोजेक्टर्स हैं इसके अंदर एंड 2 लो बीम हाई बीम, उस तरीके से जो है उसको बाइफरकेट किया गया है। बहुत अच्छे लगते हैं लैंप्स, और मुझे पता है कि इनकी इंटेंसिटी रात में कमाल की होने वाली है, क्योंकि इनके अंदर LEDs का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो हुड है ना, काफ़ी एफर्टलेस है, क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, तो हल्का सा पुश दो और ये ऊपर तक चले जाता है। दिस इज गुड, बहुत ही सीमलेस सा लगता है। यहाँ पर जो है बाकी कंपार्टमेंट दिया गया है, और ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर बहुत स्पेस है, होजेस वगैरह सब चीज़ें जो है यहीं पे। इनफैक्ट नीचे ना अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी है, ये प्लास्टिक का जो आप देख पा रहे होंगे। होजेस एंड सारे प्लगइन्स से यहाँ से टनल्स वगैरह सब चीज़ जो है वो दिखाई पड़ रही होगी आपको फिलहाल। अब दोस्तों ये जो सीट्स है ना, वो कंफर्टेबल तो काफ़ी है, इनके साथ में एक इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी आता है। अब इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग स्टेजेस पे जो है सेट कर सकते हो, और ड्रॉप डाउन भी कर सकते हो, टू एंड फ्रो मूव कर सकते हो, या रिक्लाइन एंड डिक्लाइन जो है वो भी आप यहाँ पर इजीली कर पाओगे। लेग रूम, नी रूम, ये तमाम चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन एक चीज जो मिस है यहाँ पर वो है डुअल चैनल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि रियर में भी जो है वो आपको केवल ब्लोअर का स्पीड ही यहाँ पर एक्सेस मिलता है, उसके अलावा टेम्परेचर वगैरह आप जो है सेट नहीं कर सकते हो। ये जो ग्रैब हैंडल है ना, आपके पास में यहाँ कोट हुक भी आता है, और आपके पास में लैंप्स भी दिए गए हैं। ये जो इंडिविजुअल लैंप है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंप है, और अच्छी बात ये है कि ये LEDs दिए गए हैं,
प्लास्टिक क्वालिटी इधर भी काफी अच्छी है। गाइस अब देखो किन किन के लिए गाड़ी बनी हुई है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखो E-Max 7 जो है वो उन लोगों को काफी पसंद आने वाली है जिनको टेक से भी रहना काफी पसंद है, स्मार्ट रहना पसंद है, लोगों को आउटस्टैंड करना पसंद है, उनके लिए ये गाड़ी बनी है। और जिनको कन्वेंशनल MPV स्टाइल जैसे कि इनोवा हाई क्रॉस जो है वो अभी ऑलरेडी उनके पास में है, उनको एक स्विच चाहिए तो उसके लिए भी काफी सही ये ऑप्शन रहने वाला है। जिनको इंटरसिटी चलना है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है बट बहुत ज्यादा दूर ना हो, उनके लिए भी ये काफी अच्छा चॉइस रहने वाला है। या जिनके रिलेटिव्स आसपास रहते हैं, नजदीक रहते हैं, रेंज एंजाइटी का जिनको कभी भी सवाल ना रहता हो कि यार मेरे को लंबा बहुत जाना है, मेरे को 700-800 किलोमीटर एक ही स्ट्रेच में जो है वो जाना है, तो उनके लिए शायद ये इतना वायबल ऑप्शन ना बने। बट ऑब्वियसली जिनको पॉकेट फ्रेंडली भी रखना है अपने आप को और जब चलें तो रनिंग कॉस्ट जो है वो कम आए, उनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगी। यानी कि कैब इंडस्ट्री में एक तो सबसे ज़्यादा ये चलने वाली है, कमर्शियल में जो है वो काफ़ी अच्छे आउटपुट्स जो है वो इसके आने वाले हैं। क्योंकि जब आप एक इनोवा बाय करते हैं ना या हाई क्रॉस बाय करते हैं फॉर दैट मैटर, तो उनकी रनिंग कॉस्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। ऑन द अदर एंड यहाँ पर अगर आप रनिंग कॉस्ट देखो तो वो घट कर ऑलमोस्ट हाफ के बराबर हो जाती है। एंड दैट इज समवेयर जहां पर आपको जो है वो आपके बिजनेस में या इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में भी बेनिफिट होता है, मॉनिटरी बेनिफिट होता है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने जाने हैं इस गाड़ी के ड्राइव इंप्रेशंस, चलने में कैसी है ये, कितनी रेंज लगभग जो है उसको निकाल देना चाहिए, एयर कंडीशनिंग यूनिट वगैरह कैसी हैं, और फीचर्स के लिए या वॉक अराउंड के लिए आप हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो को भी जाके देख सकते हो या ब्रोशर रीड कर सकते हो। ऑनलाइन प्रेजेंट बहुत सारे ब्रोशर हैं तो सारे फीचर्स आपको वहां से पता चल जाएंगे। आज प्रोज एंड कॉन्स ज्यादा जाने हमने इस गाड़ी के बारे में और ड्राइव इंप्रेशन वाज समथिंग जिसके ऊपर हमने अपनी राय दी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आपको क्या लगता है, इज इट अ बेटर डील ओवर इनोवा हाई क्रॉस और ओवर इनोवा क्रिस्टा? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने इंप्रेशंस भी छोड़ के जाना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।